अभी जैसे विंटर है, विंटर एग्जैक्टली अर्थराइटिस में असर कैसे करता है? पोस्ट मेनोपॉज वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन डिजेनरेशन स्टार्ट्स वेरी रैपिडली। 50 इयर्स का एक पर्सन है, अभी 50 इयर्स मतलब वो एक जोन में आ चुका है कि इसको अर्थराइटिस हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर। सो दिस इज नॉट एन अर्थराइटिस, यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट विद सम आइस फॉर्मेंटेशन इन इनिशियल फेजेस और उसके बाद में यू डू सम लोकल एप्लीकेशन। मसाज वगैरह करना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन दिस केसेस। जैसे घर में हमारे ये होता है कि हमारे घर में अगर पेन हो रहा है तो हमारे घर वाले ये सजेशन देते हैं कि मसाज कर देते हैं करके। उस कंडीशन में मसाज क्या करता है नी में? हम अगर आप देखते हैं कि मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन को नीचे बैठने की आदत है, नीचे बैठने की, और दे सिट्स क्रॉस लेग सिटिंग और स्क्वाटिंग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट कौन सा स्टेज रहता है कि जहाँ पे उसका नी काफी डैमेज हो चुका है एंड द रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एंड ही इज हैविंग जॉइंट पेन सिंस 2-3 मंथ्स, देन दिस इज एन अलार्मिंग साइन कि उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना चाहिए। अर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ बुजुर्गों तक लिमिटेड नहीं है। आजकल यंग लोग भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम एक ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे कि अर्थराइटिस होता क्यों है और उसे हैंडल कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्ट्रिंट स्टूडियो। स्ट्रिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। सर, जैसे ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है आप, तो नाउअडेज किस तरीके के मोस्ट ऑफ द केसेस और पेशेंट जो रहते हैं आप डील करते हैं? जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम में मैक्सिमम पेशेंट्स हम लोगों को अर्थराइटिस के रहते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स की कंप्लेंट ये रहती है कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, जॉइंट स्वेलिंग रहती है, जॉइंट पेन रहता है, सुबह चलते वक्त बहुत दर्द होता है। सो मैक्सिमम पेशेंट वो देखा गया है कि जॉइंट अर्थराइटिस जॉइंट पेन के है। लो बैक और फ्रैक्चर के पेशेंट्स, जैसे कि वी कैन से दिस इज़ अ वेरी हेल्दी सीजन, तो फ्रैक्चर्स और इसके पेशेंट्स काफ़ी कम दिखते हैं। इसके साथ साथ बैक पेन के पेशेंट्स रहते हैं। बैक पेन के बाद में डोमेस्टिक ट्रॉमा फॉलोड है, बट मैक्सिमम पेशेंट तो जॉइंट अर्थराइटिस जॉइंट पेन। अभी जैसे विंटर है, विंटर एग्जैक्टली अर्थराइटिस में असर कैसे करता है? विंटर्स अर्थराइटिस का रिलेशन हम वैसे सोच सकते हैं कि जैसे ठंडियों के जैसे अपनी जो मसल्स रहती है काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। सो व्हेन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड तो जॉइंट्स की जो स्पेस है वो कम रहती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट्स रहती है तो बिकम वेरी स्टिफ, और उसकी वजह से गार्डनिंग साउंड्स जॉइंट में आना शुरू होते हैं, और इसकी वजह से इन ओल्ड एज पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ जॉइंट्स पेन। आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं अर्थराइटिस एग्जैक्ट होता क्या है? अर्थराइटिस एक काफ़ी बिग टर्म रहता है। सो कैसे रहता है कि हमारे बोन के ऊपर एक कवर रहता है, कार्टिलेज। जहाँ पे भी जॉइंट्स है हमारे बोन के ऊपर एक कवर रहता है, कार्टिलेज, विच प्रिवेंट्स बोन फ्रॉम रबिंग ऑन ईच। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये कार्टिलेज की थिकनेस कम होती है। सो जैसे कि ये कार्टिलेज की थिकनेस कम होगी तो बोन विल स्टार्ट रबिंग ऑन ईच अदर। तो ये जो सारे चेंजेस है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। तो जो एज रिलेटेड अर्थराइटिस है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ अर्थराइटिस, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, बाद में सिकल अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकलोजिंग अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस। तो ये सारे अर्थराइटिस में कैसा है कि देयर इज सम इम्यूनिटी फैक्टर। दिस इज ऑटोइम्यून डिसीजेस, जिसमें कि अपने बॉडी की सेल्स ही हमारे कार्टिलेज को डैमेज करती है। तो इन मरीजों में कम एज में ही पेशेंट को अर्थराइटिस होता है। सो जैसे कि हम अगर बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स इन 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये ऑटोइम्यून डिसीज रहता है जिसमें कि अपनी एंटीबॉडीज ही हमारे कार्टिलेज को इंज्यूर करते हैं, और इन मरीजों के जॉइंट्स काफ़ी कम उम्र में खराब होने लगते हैं। ऐसे अर्थराइटिस भी है जिसमें कि बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल है तो हम लोग मिसयूज करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस। वी हैव सीन दैट पीपल आर टेकिंग स्टेरॉइड जस्ट फॉर देयर टू गेन देयर वेट और टू लूज देयर वेट। तो ऐसे पेशेंट जैसे काफ़ी यंग मेल पेशेंट्स है, जिम जाते हैं, बॉडी बनानी है तो कुछ भी स्टेरॉइड्स विदाउट नोइंग एनीथिंग दे स्टार्ट टेकिंग एनी प्रोडक्ट्स, एंड इवेंचुअली ओवर द ईयर उनके हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं।
तो ये अर्थराइटिस को हम लोग बोलते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, कि ये बोन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, इसको जैसे अर्थराइटिस होता है। बट अगर हम लोग जनरलाइज बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि सबसे कॉमन है और अभी हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, इसके कई सारे रीजंस है। बट जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, बिकॉज ऑफ डैमेज इन आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जॉइंट विद डिस्ट्रॉयड एंड दिस लीड्स टू द परफेक्टिस। अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस में इन शॉर्ट तो हमें पता चला है कि जॉइंट में पेन इन्वॉल्व होता है और अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं। पर मोस्ट कॉमन जो टाइप जो होता है, मतलब ये लेग्स में ही असर करता है कि एल्बो में भी करता है सिर्फ? नहीं, सी कैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस जो है वो कार्टिलेज डैमेज की वजह से होता है। सेकेंड, कि जो भी जहाँ भी जॉइंट बन रहा है वहां पे बोन के ऊपर कार्टिलेज रहेगा। बट अर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन इन वेट वेयरिंग जॉइंट्स, मीन्स हिप जॉइंट, नी जॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर हमारे बॉडी का एक पूरा वेट आता है। तो ऐसा नहीं है कि शोल्डर और एल्बो जॉइंट में अर्थराइटिस नहीं होता, बट द परसेंटेज इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द हिप एंड नी अर्थराइटिस, क्योंकि इसके ऊपर हमारा लोड आ, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज पे प्रेशर आएगा, वेट आएगा, दैट विल गेट डैमेज इजी और अर्ली एज कम्पेयर टू द नॉन वेट बेयरिंग बोन्स। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि तो अर्थराइटिस जो है कि इनिशियली जो एज रिलेटेड अर्थराइटिस हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, विच इज डिजनरेशन ऑफ जॉइंट। तो एज रिलेटेड अर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन इन द पीपल ओवर द 50 ईयर्स ऑफ एज। तो 50 साल में कैसे है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो मसल्स आर मोस्टली important to balance and to distribute the weight on our joints। तो जब मसल्स वीक हो जाती है तो जॉइंट के ऊपर इरेगुलर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन becomes very fast। Secondly, obesity is the main factor of early joint destruction। 1 kg increase in weight increases about 3 to 4 times stress on the hip and knee joint। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि अपना वेट कंट्रोल रखे, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के लिए जाए, रादर देन गोइंग फॉर रनिंग एंड वॉकिंग, यू ऑप्ट फॉर साइकिलिंग एंड स्विम, विच इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज टू रिड्यूस योर वेट। थर्डली, जैसे कि देखा गया है कि फीमेल्स में अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, इसका एक कारण है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज। एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन कम हो जाता है फीमेल से, विच एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन टू मेंटेन द बोन हेल्थ। सो पोस्ट मेनोपॉज वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन डिजनरेशन स्टार्ट्स वेरी रैपिडली। So we insist every postmenopausal woman to get their bone density check or to take calcium and vitamin D regular। Similarly, अगर जैसे हम ये यंग एज में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वी आर इनटू प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, तो कोई फैक्टर, कोई वजह से अगर हमारे यंग एज में अगर हमारे हिप को अगर इंजरी होती है तो दिस इज एन एग्रीवेटिंग फैक्टर टू सेट एन अर्थराइटिस। Similarly, footballers are more prone for the meniscus injury। meniscus कैसा है कि meniscus is a cushion which acts as a shock ups in our joint। तो जब कोई स्पोर्ट्स की वजह से अगर हमारा लेग ट्विस्ट होता है, लिगामेंट इंजुरी होती है और meniscus इंजुरी होती है, this will lead to an arthritis in later in your life। तो we have seen that many of जो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं, दे आर इधर लिंक टू सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी प्लेयर, क्रिकेट में विकेट कीपर, जिनके नीज के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम ऑल्सो प्ले वेरी क्रूशियल रोल। और ये तो हो गए हमारे जो सिंपली अर्थराइटिस के ये होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर मोर पैथोलॉजिकल अर्थराइटिस, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोसिंग अर्थराइटिस। गॉउटी अर्थराइटिस इज एक गॉउटी अर्थराइटिस रहता है जिसमें कि ब्लड यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के वजह से ये यूरिक एसिड जो रहता है वो हमारे कार्टिलेज को डैमेज करता है। यूरिक एसिड बढ़ने का मेन रीजन जो है इज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मोस्टली बियर, रेड मीट, टमाटर। तो इफ एनीवन इज एक्सपीरियंसिंग पेन इन देयर स्मॉल जॉइंट, सो वी प्राइमरी थॉट अबाउट दैट कि इनका यूरिक एसिड रेज हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली पीपल कम विद कंप्लेंट्स कि दे आर हैविंग पेन इन देयर स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फुट। सो वी सी टू इट कि वेदर इनके
सीरम यूरिक एसिड रेस तो नहीं है, एंड इफ दे आर हैविंग द रेस्ड यूरिक एसिड लेवल वी स्टार्ट विद देम ऑन द ड्रग्स which reduces their uric acid level, and this will how we prevent from the joint destruction. मैं जैसे डिफरेंशिएट करके बताया कि अलग अलग कंडीशन में अर्थराइटिस वेरी करता है, जैसे स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग होता है, एज के हिसाब से अलग रहता है, और मोस्ट कॉमन केसेस की अगर लोग अगर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे या फिर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उन कंडीशन में होता है. बट समराइज करते हुए पता चल रहा है कि जो ओल्ड एज वाला है, जो 50 प्लस अबव वाले होते हैं, वो कॉमनली होता है कि एक एज के बाद आपको अर्थराइटिस होता है. तो ये कॉमन चीज है कि 50 के बाद आपको अर्थराइटिस होगा ही, कि उसके भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि नहीं होगा. नहीं सी कैसे है कि अर्थराइटिस जो है, जैसे मैंने बताया कि 50 के ऊपर कॉमन है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि सबको अर्थराइटिस होता है. वी हैव सीन लॉट मेनी ऑफ पेशेंट जो 80 के है, 90 के, बट देयर जॉइंट हेल्थ इज वेरी गुड. सो वो कैसा है कि हमें जॉइंट हेल्थ मेंटेन करने के लिए काफी सारे हम लोग जो प्रिकॉशंस बोल सकते हैं इसको, कि इफ समवन स्टार्ट्स कंप्लेनिंग ऑफ नी पेन, सो एवरी नी पेन इज नॉट अर्थराइटिस. नी पेन किसी के कोई भी वजह से हो सकता है. जैसे अगर हम काफी समय तक बैठे हैं और कभी कभी चोट लग गई, कभी ओवर एक्सर्ट हो गया, तो your knee starts hurting. So this is not an arthritis. You can just simply start with some ice fermentation in initial phases, और उसके बाद में you do some local application. मसाज वगैरह करना is not at all recommended in these cases. Secondly, प्रिकॉशंस के लिए बहुत बार हम लोगों ने पेशेंट्स को देखा है कि जॉइंट पेन है, दे स्टार्ट्स इग्नोरिंग इन द अर्ली स्टेजेस, दे स्टार्ट इग्नोरिंग कि नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक. दे स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन ओवर द काउंटर, फार्मेसी में जाएंगे, वहाँ से पेन किलर्स लेंगे. दे आर नॉट नोइंग व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन, जस्ट दे कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन फॉर लॉन्ग टाइम, which is absolutely wrong, because killing pain with the painkiller is not a treatment. अगर आपको पेन हो रहा है and the pain is there for 2-3 days, you should consult your doctor. Secondly, thirdly, अगर आपको joint pain हो रहा है, you should limit your works, limit your walk. अगर हम ज़्यादा चलेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उसका जैसे और पेन बढ़ेगा, and this will eventually leads to the soreness of joint, which can aid in cartilage damage. Fourth, हम if you are started seeing early signs of arthritis, जैसे कि पेन है, स्वेलिंग है, मूवमेंट्स में दर्द हो रहा है, you are having pain in sleep, or the pain is disturbing your sleep, so you should start with some physiotherapy. Don't do weak physiotherapy. फिजियोथेरेपी में काफ़ी जैसे quadriceps muscles, अपने थाई की मसल्स, quadriceps, hamstrings, VMO, these are the main supporting muscles of your knee joint. तो इससे हम लोग स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग करके वी कैन बिल्ड अप और मसल स्ट्रेंथ, जिससे कि अगर हमारे जॉइंट्स पे अनड्यू स्ट्रेस आ रहा है, दिस मसल्स विल एड इन रिड्यूसिंग द अनड्यू प्रेशर ऑन योर जॉइंट्स. फॉर फिफ्थ, in elderly patients, wisely if they are having the early arthritis or the moderate arthritis, only be advised these patients to start using some aids, जैसे कि cane यूज करे, sticks यूज करे और वॉकर यूज करे. हम अगर आप देखते हैं कि मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन को नीचे बैठने की आदत है, नीचे बैठने की, और दे सिट्स क्रॉस लेग सिटिंग और स्क्वाटिंग. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. So what we advise to the people over 50 years of age is that they should avoid sitting on floor, because whenever you're flexing your knee more than 90 degree, the friction increases because our knee joint is not round. So posterior condyle पीछे का हिस्सा जो है घुटने का, वो काफी बड़ा रहता है. तो जब भी हम लोग घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ते हैं, तो it is the friction increases which increase the wear and tear of cartilage. सो आफ्टर द पर्टिकुलर एज 40-50 के बाद अपने क्रॉस लेग बैठना बंद करना चाहिए, स्क्वाटिंग बंद करना चाहिए. सो अगर हम लोग ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ में इफ़ वी टेक सप्लीमेंट्स प्रॉपरली, रेगुलर कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी, विटामिन B12, देयर आर मेनी डाइटरी सोर्सेज एज वेल, जैसे कि ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, चीज़, टोफू, वह अपने मखाना हो गया है, काले चने हो गए, पालक हो गया, बाद में पोल्ट्री. तो ये अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, get rid of your bad habits. This will maintain your generalized bone and muscle health, which will aid or which will prevent you from the early degeneration of your joint. अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा कि 50 इयर्स के दो पर्सन है, एक को अर्थराइटिस है पर उसको पता नहीं है, और एक को नॉर्मल नी पेन है.
तो दोनों कंडीशन में तो पेशेंट तो यही बोलेंगे कि हमको नी पेन हो रहा है, पर थ्रू आउट द टाइम जो नॉर्मल पेशेंट का नी पेन रहेगा वो चला जाएगा, पर अर्थराइटिस का जो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा कि उसका भी पेन आना जाना रहेगा, वो कहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएगा कि उसको अर्थराइटिस है और नाउ आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? सी एज जैसे आप बोल रहे थे कि अर्थराइटिस का पेन आना जाना रहेगा, ऐसा यूजुअली नहीं रहता है. सो व्हाट्स द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द अर्थराइटिस इज द पेशेंट्स नोटिस कि उनके जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है और स्टिफनेस है. और अगर इसमें हम लोग अर्ली प्रिकॉशंस जो मैंने आपको पहले बताया वो अगर आप लेते हैं तो पेन विल सबसाइड. दिस मीन्स दैट यू आर हैविंग जस्ट अ नी पेन, इट्स नॉट एन अर्थराइटिस. बट अगर ये सारे प्रिवेंशंस लेने के बाद भी इफ यू फील दैट द स्वेलिंग बढ़ रही है और ये कम नहीं हो रहा, तो देयर इज अनदर चांस दैट आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है. बट अगर इवेंचुअली विद प्राइमरी मेडिकेशंस और प्राइमरी क्योर अगर ये कम होता है एंड देन इफ यू स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग और रियली तो सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो दिस इज एन अलार्मिंग साइन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर जॉइंट. सो अर्थराइटिस में कैसा होता है कि जब कार्टिलेज इंजरी शुरू होती है तो बोन स्टार्ट्स रबिंग ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग ये काफ़ी बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ता है. थोड़ी भी इनिशियल मूवमेंट्स में पेशेंट को पेन होता है, बट इवेंचुअली जैसे वो चलना शुरू करता है तो ये पेन कम हो जाता है. थोड़े थोड़े दिनों बाद इफ he does not consult his orthopedic surgeon or if it's taking the wrong medicines or the counter painkillers ले रहे हैं, तो he is not treating the cause. यहाँ पे कॉज क्या है कि कार्टिलेज इंजरी हो रही है. तो मेन ट्रीटमेंट फैक्टर्स ये है कि हमको कार्टिलेज बचाने की कोशिश करना है. तो अगर ये मरीज ने बराबर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और इनका अगर कार्टिलेज रीजनरेट हम लोग कर सकते हैं विद प्रॉपर मेडिकेशंस व्हाट सो एंड द ट्रीटमेंट इज नीडेड, तो इन्हें हम लोग प्रोग्रेस करने से रोक सकते. बट मेनी अ टाइम्स द पेशेंट्स विच आर लुकिंग रेगुलरली इन आवर ओपीडी प्रैक्टिस, दे कम टू अस इन वेरी लेट स्टेज जब पूरा ही जॉइंट डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है. तो तब हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी कम रहते हैं. सो अर्थराइटिस मीन्स पेन, swelling, stiffness in early stage. In moderate to severe cases, because of continuous fraction, bones start destroying, बोन का शेप चेंज हो जाता है, जिससे डिफॉर्मिटी आती है. आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा बो लेग में तो नॉक नहीं रहते, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपीटेड फ्रिक्शन ओवर द कार्टिलेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन. और अभी फॉर एग्जांपल अब एक पर्सन 50 इयर्स, जैसे मैंने पहले का एग्जांपल दिया तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि 50 इयर्स का एक पर्सन है. अभी 50 इयर्स मतलब वो एक जोन में आ चुका है कि इसको अर्थराइटिस हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर, बिकॉज ऑफ हिज वर्कआउट रूटीन और द डेली रूटीन. बट 50 इयर्स के बाद एक पर्सन ने अगर हम कंसिडर करेंगे कि उसका वेट भी है, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, सब कुछ है, तो मतलब इनडायरेक्टली तो कंसिडर में आ ही गया कि इसको अर्थराइटिस होगा. बट इस पॉइंट पे 50 क्रॉस होने के बाद पर्सन ने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए कि उसको अर्थराइटिस ना हो, अब अगर अपने पास की हरकतों को अगर निग्लेक्ट करना चाहे तो? सी इन द केस जैसे आपने बोल रहे हैं कि पेशेंट इज 50 इयर्स ऑफ एज, ओबीस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो ऑब्वियसली बात है दैट हिज मसल स्ट्रेंथ इज पुअर, एवरीथिंग इज पुअर. So at this point of time, many of times the 50 years plus में patient starts experiencing the joint pain. So this is an alarming sign. The patient should focus on reducing his body weight. So he should reduce body weight not by running or walking. Cycling and swimming are the best exercises to reduce weight. Secondly, he should start with the supplement healthy food habits. And साथ ही साथ में काउंटर प्रोटेक्टिव मेडिसिन रहते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी रहता है, ये लेना शुरू करना चाहिए. और बाकी की जो आदत है वो अगर हो सके तो उन्होंने बंद की तो काफ़ी बेहतर रहेगा. और एट द सेम टाइम अगर उनको पेन हो भी नहीं रहा, बस एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स हो, ये चीज़ें अडेप्ट करने वाले हैं, पर इस पॉइंट में उनको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए. सो तो कैसा है, नॉट रियली. अभी कैसा है तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. अगर पेशेंट को पेन नहीं है और अगर उनको पता है कि आफ्टर knowing that these are the risk factor of the joint arthritis and he has not started with the symptoms yet, तो ये सिर्फ मॉडिफाई करके, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, सप्लीमेंट्स लेके he can prevent his joints from destruction. But if at all patient is experiencing the joint pain which is not relieving and he is having joint pain since 2-3 months, then this is an alarming sign कि उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना चाहिए. और विदाउट एनी हैविंग सर्जरी उसका कोई अर्ली साइन में कुछ कर सकता है ट्रीटमेंट? नहीं, सी
तो जैसे कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जॉइंट अर्थराइटिस की काफ़ी ट्रीटमेंट्स रहती है. सो व्हेन आवर पेशेंट कम्स टू अस, काफ़ी सारे लोग देखे गए दोज हु आर वेल्दी, दोज हु आर हैविंग हेल्दी लाइफस्टाइल, जो अब काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, जिसको वो दोज हु आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, दे कम टू अस इन वेरी अर्ली स्टेज कि मेरे को सर पेन हो रहा है, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग माई रेगुलर वर्क. कि तो ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली दे गेट रिलीफ विद द मेडिसिन. सो इनिशियली व्हाट वी स्टार्ट विद द मेडिसिन इज दैट वी स्टार्ट विद द पेन किलर्स so that the initial inflammation of the joint reduces. Along with this, we start with the chondral protective medicines. Chondral protective medicines यानी ऐसे रहते हैं कि जो जैसे एज रिलेटेड डिजनरेशन जो कार्टिलेज का हो रहा है, ऑब्वियसली ये तो सब में होगा. जैसे सबको रिंकल्स आएंगे, सारे सबके बाल वाइट होंगे, बट विथ दिस मेडिसिन वी कैन रिड्यूस द डिजनरेशन. उसके साथ सर विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं टू इंक्रीज द बोन स्ट्रेंथ. तो मेनी ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू अस इन द अर्ली स्टेज, इन स्टेज 1 और स्टेज 2, दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. बट द पेशेंट्स हु कम इन ग्रेड 3 और अर्थराइटिस और ग्रेड 4 यानी और सीवियर डिस्ट्रक्शंस में आते हैं, तो जैसे कि हम लोग सबको बताते हैं कि जैसे हेयर फॉल में अगर आप पहले ध्यान दोगे तो यू कैन प्रिवेंट योर हेयर फॉल, बट एक बार पूरे चले गए तो फिर कोई मतलब नहीं. फिर देन यू हैव टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट. सिमिलरली अगर इसमें अगर पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट. देन ऑल्सो अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 में आता है एंड इफ वी फाइंड सम होप दैट एनी हाउ वी शुड टेक एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिज जॉइंट, तो हम लोग उसको इंजेक्शन एडवाइस करते हैं. जैसे कि इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन रहते हैं जो हम लोग घुटने में देते हैं. दिस आर मोस्टली द हाइलुरोनिक एसिड, जो टैबलेट फॉर्म में रहती है मेडिसिन, दैट इज इन द इंजेक्टेबल फॉर्म विच इज गिवन लोकल इनसाइड योर जॉइंट, विच इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज. मीन्स कार्टिलेज रीजनरेटिंग फैक्टर्स रहते हैं. तो काफ़ी पेशेंट्स दोज हु आर हैविंग वेरी एक्टिव एथलेटिक लाइफस्टाइल, तो इन पेशेंट्स में हमको अराउंड 45, 50, 55 starts that patient starts early arthritis. So those patients are the most targeted population. कि मुझे ये पेशेंट की लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, मुझे इसका घुटना भी बचाना है, तो आई नीड टू बी वेरी एक्टिव फॉर दिस. मैं इनके लिए समय नहीं ले सकता. सो व्हाट वी डू इज इन दिस सच काइंड्स ऑफ पेशेंट हुज फंक्शन डिमांड्स आर वेरी हाई, we recommend them 3 to 4 doses of injections over the month or 2, and this give a fantastic results. Similarly, आधे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो 75-85 प्लस है एंड दे कैन नॉट गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करने के काफ़ी वजह, जिसमें 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करें. इफ पेशेंट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी, यानी बिकॉज ऑफ एज काफ़ी सारी कोमोबिडिटी है पेशेंट को और वो अपना ऑपरेशन नहीं कर पा, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन रहता है, दिस एक्ट्स एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी. इसमें हम लोग डिसीज प्रोग्रेशन को कुछ नहीं कर रहे, इसमें आपका कार्टिलेज ठीक नहीं होने वाला. दिस इज जस्ट लोकलाइज पेन किलर, जिससे कि आपका जॉइंट का पेन कम होगा. सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करा पा रहे. तो इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन फर्स्ट इज रिजनरेटिव मेडिसिन एंड सेकेंड इज लोकल एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड इंजेक्शन. यदि पेशेंट इन दोनों ट्रीटमेंट से यानी मेडिसिन से इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है, देन वी एडवाइस पेशेंट टू अंडरगो फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज वेरी कंफर्टेबल सर्जरी. इट्स नॉट एनी रोबास्ट सर्जरी नहीं है. दिस इज नाउ वेरी रेगुलर सर्जरी. As and when required, people are going for joint replacement surgery. The first thing that we should get to know is that key joint replacement is never surgeon advised surgery. It is rather patient demanding surgery. जो पेशेंट हमें खुद बोलता है मेरे को जॉइंट पेन है, आई वांट टू गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, वी हैव सीन दैट दिस पेशेंट्स आर मच हैप्पियर देन दोज जिन्हें कि मैंने एडवाइस किया है, मैंने हम लोगों ने एडवाइस किया है कि नहीं आपका घुटना खराब हो गया, यू गो फॉर जॉइंट, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर. देन वी कीप ऑन सिंगिंग ज्ञान मेरे को तो नकली जॉइंट लगा. जैसे कि हम लोगों का दांत खराब होता है तो हम लोग घर पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हम लोग जाते हैं उनके पास एकदम आखिरी में. अगर डेंटिस्ट ने हमको पहले बोल दिया कि दांत निकालना पड़ेगा दूसरा दांत, तो विल नेवर बी हैप्पी विद दिस.
अरे यार ये तो आड़ा लग रहा है, मेरी स्माइल खराब हो गई, ये कितना भी बोल दो कि ये कलर सेम रहता है, नहीं ये तो थोड़ा पीला दिख रहा है, बट वेन वी आर इन पेन और जब अपन खुद जाके करते हैं तो हम लोग कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते बिकॉज वी आर रिलीव्ड ऑफ दैट पेन. तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ इट. और स्टेजेस, जैसे आपने स्टेजेस में बाइफरकेट किया था अर्थराइटिस को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और आपने ये भी कहा कि हम पेशेंट को स्टार्टिंग में कंसल्ट नहीं करते कि आपको यू शुड गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. बट कौन सा स्टेज रहता है कि जहाँ पे उसका नी काफी डैमेज हो चुका है एंड द रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? Yes, very good question. So this we make out from many factors. सबसे पहले तो पेशेंट हिस्ट्री एंड पेशेंट कंप्लेंट. लिसन टू द पेशेंट वेरी केयरफुली कि उनकी क्या कंप्लेंट्स है. So half of the diagnosis is done on the patient complaint and patient history. So patient with the severe arthritis when he comes inside the chamber walking, तो उनके पैर हमें पूरे तिरछे दिखते हैं. दे एकदम बैडलिंग गेट रहता है, डाइनिंग गेट रहता है, वो बराबर चल नहीं पाते. दे आर कमिंग विद सम सपोर्ट्स इन देयर हैंड केन. नहीं तो उनके पैर इतने तिरछे रहते हैं कि दे नीड समवन टू होल्ड देम. उसके साथ साथ अगर जैसे जॉइंट में काफी पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, तो वी आर सो हैबिचुअल टू इट कि जैसे हमारे चेंबर में कोई पेशेंट आता है तो हमको उसको देख के समझ में आ जाता है कि इसको क्या तकलीफ है. सो वी कैन आइडेंटिफाई द पेशेंट फ्रॉम देयर वॉक इटसेल्फ कि इसको हिप पेन है कि नी पेन. सेकेंडली वी एग्जामिन इट. एग्जामिनेशन में वी गेट टू नो कि बोन में कितना डिस्ट्रक्शन है. अगर आप कभी नोटिस करते हो कि जैसे इफ यू फील योर नी मूविंग, तो हमारे जो नी है दे आर मूविंग वेरी स्मूथली. बट इफ यू फील समवन्स एल्डर्स नी, तो उसमें आपका गार्टनिंग साउंड रहेगा, है ना. तो दिस गार्टनिंग साउंड इज इंडिकेटेड होते देयर इज एन अर्थराइटिस. सो इन सीवियर अर्थराइटिस ये जो रफनेस रहता है, फ्रिक्शन का मूवमेंट रहता है, वो काफी पेनफुल रहता है और काफी लिमिटेड रहता है. सो दिस इज द सेकंड अलार्मिंग साइन. फिजिकल एग्जामिनेशन वी गेट टू नो दैट knee is absolutely damaged. So to confirm our diagnosis, we ask patient to go for an X-ray. X-ray में typically bone destruction काफी severe रहता है. There is complete loss of cartilage. Cartilage loss हम लोग X-ray में ऐसे find out करते हैं कि जो joint space रहता है, usually you will find some space between two bones, which should be there for to allowing the free movements of your joint. जब arthritis set होता है तो ये cartilage पूरा destroy हो चुका रहता है, जिसकी वजह से the thigh bone sits on the leg bone. तो ये स्पेस पूरा रिड्यूस रहता है, बोन पूरा डिफॉर्म हो जाता है. दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस विच मेक अस टू डिसाइड दैट पेशेंट शुड गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट. और आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मसाज वगैरह आप रिकमेंड नहीं करेंगे अगर पेन हो रहा है. एग्जैक्ट मसाज क्या रोल प्ले करता है? जैसे घर में हमारे ये होता है कि हमारे घर में अगर पेन हो रहा है तो हमारे घर वाले ये सजेशन देते हैं कि मसाज कर देते हैं करके. उस कंडीशन में मसाज क्या करता है नी में? सी अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, व्हाट्सएवर रीजन इज की, तो इनिशियल स्टेज आई विल रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर एन आइस पैक्स. आइस पैक्स क्या करता है कि लोकल इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि पेन एंड स्वेलिंग कम हो जाता है. एंड आफ्टर 48 to 72 आवर्स यू गो विद अ हॉट फॉर्मेंटेशन एंड सम एप्लीकेशन ऑफ लोकल ऑइंटमेंट्स और स्प्रे, जिससे कि वो लोकल एब्सॉर्ब करे. जब आप कोल्ड फॉर्मेंटेशन करते हो इनिशियली 48 to 72 आवर्स में, आपका स्वेलिंग और पेन काफ़ी रिलीफ हो जाएगा. उसके बाद में जो स्टिफनेस के लिए आपको करना है, उसके लिए आप हॉट फॉर्मेंटेशन करें. हॉट फॉर्मेंटेशन के साथ साथ यू गो विथ सम बेसिक पेन किलर्स इफ यू वांट टू, पेन पैरासिटामोल एंड ऑल, और लोकल एप्लीकेशन ऑफ सम ऑइंटमेंट और जेल, और यू कैन स्टार्ट मूविंग योर जॉइंट. बट फॉलोइंग दिस यू शुड नेवर गो फॉर द मसाज, क्योंकि मसाज में क्या होता है कि जो मसल्स आप मसाज कर रहे हो, for the time you feel it very comfortable that कि यार काफी रिलीव हो रहा है, but you notice that after 5-6 hours that muscles start going in spasm. and many times जैसे बैक का लोग देखा है कि काफी बार अपने बच्चों को बैक पे चलने के लिए बोलते हैं, दबाने के लिए बोलते हैं. and this patient comes to us after 3-4 days कि अभी तो गर्दन पूरी आड़ी हो, पीस पूरी आड़ी होगी. सो मसल्स का एक बार हम लोग मालिश करते हैं तो उसमें मसल्स का पंप आता है, बट देन व्हेन द मसल्स गेट रिलैक्स, उसमें और कॉन्ट्रैक्ट और स्पाज़म आ जाता है. इसलिए मसाज इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. और सर्जरी में जो प्रोसेस रहता है, आपने कहा कि अगर स्टेज 3 पे अगर आ रहा है फिर वील लुक फॉर कि सर्जरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं सर्जरी को एग्जैक्ट? सी या
So joint replacement surgery is an elective surgery. It's not an emergency surgery. So whenever the patient is under my treatment, we see to it whether patient needs joint replacement surgery. The moment we decide that he should go for a joint replacement surgery, I start with the physiotherapy. So before admission, I give 7 to 10 days sittings of physiotherapy, which my physiotherapist himself does there or visits home. पेशेंट्स को हम लोग पूरा मेडिकली चेकअप कराते हैं. वी करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, देन फिजिशियन चेकअप, देन पूरी को कार्डियोलॉजिस्ट फिटनेस, बिकॉज द मैक्सिमम पेशेंट हु आर अंडरगोइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर 60 plus, so they are having some comorbidities with them. So we have to make sure that whether he is fit for the surgery or his surgery should be completely safe. So to build up local muscles of hip joint or knee joint, whatever joint he is operating for, we start with the basic protocol of the physiotherapy. Following, we get the fitness done, and we advise patient to admit a day prior to the surgery. A day prior to the surgery, we see to it ki how much the deformity is, what rectification, what correction we need to take. First dose of the antibiotics we give on a day prior to the surgery. Mostly, I post my maximum surgery in the morning hours around 7 o'clock, so that by 10-11 we are out of the operation theater and I can make patient walk on the same day of the surgery में evening. तो जैसे कि पेशेंट सर्जरी के लिए पोस्ट हो जाता है, वी वो डिस्कस विद देम व्हाट आर द बेसिक नी मॉडल्स. जिसे आप यहाँ पे देखते हो तो काफ़ी सारे नी मॉडल्स है जो लोगों को अवेयर नहीं है कि कौन से लगाना चाहिए, बिकॉज दे हैव वेरी सुपरफिशियल मॉडल के गूगल इट कि हाँ हमको ये चाहिए. कभी वांट टू मेक श्योर दैट उनको कौन सी चीज़ लगने वाली है, दैट पीपल शुड नो अबाउट इट एंड हाउ इट वर्क्स. सो सारे यानी काफ़ी जॉइंट मॉडल्स जो है दे डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. मेनी पेशेंट्स आर द फार्मर, दे हैव they want to sit cross-legged, they want to squat. So in these patient we usually go for the high flex knee. High flex knee is उसमें जो range of motion है, it is so vast that patient is very comfortable sitting cross-legged also. उसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव में जैसे पेशेंट ऑपरेशन हो गया, अभी पेन मैनेजमेंट इज सो पावरफुल दैट पेशेंट इज पेन फ्री एब्सोल्युटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. तो वी मेक देम वॉक विथ वॉकर ऑन द सेम डे ऑफ द सर्जरी, either 4 hours or 6 hours after the surgery, and next day after 24 hours the patient is made to walk without walker. Patient starts with the physiotherapy in hospital itself. My physiotherapist help them with the physiotherapy, and following discharge we advise for the 30 settings of physiotherapy. 30 settings यानी 30 दिन नहीं होते. So what I advise is कि first 10 days regular physiotherapy, next 10 days alternate physiotherapy, next 10 days every third day physiotherapy. So this is how you are going to cover your 30 settings in 2 months. So full recovery time. ऐसा नहीं है कि मैं ऑपरेशन, तो जैसे मैं भी आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा था, तो मेनी ऑफ पीपल मेक अ पॉइंट कि अरे बस मैं तो चल रहा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ, आई कैन डू एवरीथिंग. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपके जो पैर पूरे तिरछे थे वो पैर हम लोगों ने सीधे किए, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम लैग. जो आपकी मसल्स वीक हो गई थी, जो आपकी थाई मसल्स वीक थी, लैग्स थी, उसको हम लोगों ने स्ट्रेट करके स्ट्रेंथ किया है. तो वी नीड टू डेवलप दैट स्ट्रेंथ. तो पेशेंट को फिर थर्ड डे से इसलिए हम लोग स्टेयर्स क्लाइंबिंग ट्रेनिंग शुरू करते हैं, स्क्वाटिंग की कमोड ट्रेनिंग शुरू करते हैं, एंड इवेंचुअली वी इंक्रीजेस द स्टेपर्स हाइट, जिससे कि क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़े एंड पेशेंट शुड बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर इंडिपेंडेंटली. आपने अभी तक के पूरा सर्जरी का प्रोसीजर बताया, पोस्ट सर्जरी जो रहता है, मतलब सर्जरी में आप कैसे प्रोसेस करते हैं, आप पर डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्ट किस तरीके से ज़्यादा मॉडल से? देखो, दिस इज नॉर्मल जॉइंट. सो नॉर्मल जॉइंट में ये जो है, ये हमारी गुठली की कटोरी है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं. अगर इसको साइड करेंगे तो ये अपना थाई बोन है, ये लेग बोन है. दिस इज मिनिस्कस. मिनिस्कस एक्ट्स एज एन कुशन, और ये बोन के ऊपर जो कवर है इसको कार्टिलेज बोलते हैं. सो जब अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस में पहले हमारा कुशन खराब होता है, जिसके वजह से कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर रब होना शुरू होता है, एंड इवेंचुअली दिस कार्टिलेज पूरा इरोड होके इसकी अंडरलाइंग बोन जो है वो एक्सपोज होती है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस को फिर अर्थराइटिस बोलते हैं. तो ऑपरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कितना नी डैमेज हुआ है, कितना बोन लॉस हुआ है और कितना डिफॉर्मिटी है.
तो उसके अनुसार ये सब कैलकुलेशंस के आधार पे हम लोग थाई बोन के पर्टिकुलर डिग्रीज में में कट होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कितना भी बोन काट सकते हैं। इट इज़ हार्डली 1 मिलीमीटर to 5 मिलीमीटर कट्स सिर्फ छिलते हैं हम लोग, कि जो जो बोन खराब हुआ है वो हम लोग पर्टिकुलर नेविगेशन से उसको कट करते हैं। सिमिलरली लेग बोन को भी हम लोग पर्टिकुलर में कट करते हैं, जिससे कि जो भी डिफॉर्मिटी है पेशेंट की वो रेक्टिफाई हो जाए। और ये सब रेक्टिफाई करने के बाद, ये सब कट्स लेने के बाद जो आपका थाई बोन ये ऐसा दिख रहा था, वो सब कट जाने के बाद वो ऐसा दिखता है। सो दिस इज योर नी आफ्टर बोनी कट्स। तो आप अगर देखोगे इसमें साइड से पीछे से हर एक जगह से आपका बोन कट चुका है। ये कट्स होने के बाद जो इम्प्लांट रहते हैं ये आगे से दिखने में तो आपको लग रहा है कि सेमी सर्कल है, बट अगर आप इसको नज़दीकी से देखोगे तो इसमें भी एक माइन्यूट एंगल्स है विच मैचेस टू योर बोन कट्स। तो ये बहुत प्रिसाइज कट रहते हैं, मिलीमीटर में रहते हैं। एंड दिस गोज इन योर हिप बोन, और ये लेग बोन को आगे करके दिस गोज इन योर लेग बोन। दिस एक्ट्स एज अ पिवट जिसके ऊपर ये लीवर होके ये कंप्लीट मूवमेंट रिस्टोर होती है। सो ये सिंपल स्टेप्स में बोन मॉडल के ऊपर मैं आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो देर आर मेनी मेथड ऑफ डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो कन्वेंशनल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ वेरी गुड। तो आई यूजुअली यूज इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स, इंडियन स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स, बट जो लोकल इंडियन मेड इम्प्लांट्स है वी विल नॉट रिकमेंड टू एनी पेशेंट येट। तो बिकॉज दीज आर टाइम फ्रैक्चर्ड इम्प्लांट्स, दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर सिंस लास्ट 30-40 मोर देन 30-40 ईयर्स, कि हमको पता है कि ये अच्छे हैं, ये ज़्यादा साल तक के चलते हैं। जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स को लगता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद 2-5-10 साल चलेगा। तो ये जो इम्प्लांट्स जो ओरिजिनल कंपनी से रहती है दे आर टाइम टेस्टेड, वी आर वेरी गुड। कन्वेंशनल में इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो कन्वेंशनल हैंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। उसके ऊपर एडवांस में हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर नेविगेशन, जिसमें कि जो मैं कट्स आपको समझा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरी टू बोन कट्स में वेरी होता है। सो टू गेट दैट प्रिसीजन कट्स वी नीड समथिंग वेरी गुड, इधर इट शुड बी रोबोटिक और कंप्यूटर नेविक। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में अगर एडवांसेस की बात करेंगे तो कंप्यूटर नेविगेशन इज द वेरी गुड एडवांस्ड, एंड रिसेंटली वी हैव इवन स्टार्टेड विद द रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल। कोई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई पेशेंट केस बता सकते हैं जिसमें पेशेंट की जो हालत थी यानी काफ़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि क्योर करना, बट आपने उस पर प्रैक्टिस करके आपने उसको क्योर किए? यस, ऐसे तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास, काफ़ी सारे पेशेंट्स के वीडियोस भी है जिसमें कि आपको क्लियर कट डिमार्केट हो जाएगा कि ये पेशेंट ऑपरेशन के पहले कैसे चलता था और ऑपरेशन के बाद कैसे चल रहा है। तो ऐसे बताने में इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आइडिया अबाउट इट, बट इफ़ पॉसिबल मैं आपको शेयर करूँगा सो दैट वी कैन शो इट टू एवरीवन की ऑपरेशन की पहले की स्टेज कैसे रहती है और ऑपरेशन की बाद की स्टेज। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पैर इतने चीकचे हो जाते हैं कि चल ही नहीं पाते, सो दे कम विद द वैडलिंग गait। सो मेन चैलेंजिंग इज दिस इन दिस इज कि वी नीड टू क्लियर देयर डिफॉर्मिटी विदाउट डैमेजिंग देयर नर्व्स, बिकॉज हर एक जो नर्व रहती है, नर्व अगर डैमेज होती है तो पेशेंट के पैरों की ताकत पूरी चली जाती है। तो वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट नर्व मोर देन 3 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि तभी सीधा कर सकते हो और कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो दिस इज वेरी, एवरीथिंग इज वेरी कैलकुलेटेड कि हाउ मच डिग्री करेक्शन इज रिक्वायर्ड, हाउ मिलीमीटर लेंथ वी कैन इंक्रीज। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी देन डू द सर्जरी और वी गिव द पेशेंट बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स वी कैन। अभी मार्केट में काफ़ी एआई चैटबॉट्स आ गए हैं। सो पेशेंट क्या करते हैं, खुद ही पहले डॉक्टर बनने का कोशिश करते हैं, फिर आपके पास आते हैं, आप बताते हैं, और उन लोग एक तो खुद का रिसर्च करके आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट उनका ये रहता है कि डॉक्टर को गलत प्रूफ करो, हमने जो रिसर्च किया उस पर ट्रीटमेंट करो। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में काफ़ी फैक्ट्स और मिथ्स बने हैं। तो आप हमें बता सकते हैं क्या क्या फैक्ट्स और क्या क्या मिथ्स है? सो पेशेंट हु हैज़ ऑलरेडी कंसल्टेड डॉक्टर गूगल और डॉक्टर एआई, वो पेशेंट को तो हम लोग ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि वो तो काफ़ी बार उनको लगता है कि वो वही डॉक्टर है और मैं उसका ट्रीटमेंट दूँ। सो ये सबसे गलत है, बिकॉज
जो भी चीज़, जैसे अगर मान के चलो कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है जो फिर से मेरे को नहीं है कोई कंसर्न, तो आई ऑल्सो लुक इन द गूगल और आई ऑल्सो लुक ऑन एआई कि इसको हाउ टू फिक्स दिस। बट एक अगर आप सिंपल एग्जांपल लेते हो कि कहीं पौधा मर रहा है तो चैट जीपीटी में तो आप फोटो खींच के डाल दो, ये करो वो करो, बट वो जा इवेंचुअली इट विल डाई अगर आप वही ट्रीटमेंट लोगे तो। बट अगर आप उसको बराबर माली जिसको उसके बारे में नॉलेज है, तो दिस वर्क्स वेरी गुड इन हिज हैंड, वो 2-3 सेटिंग में ही उसको अच्छा बना देता। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, जो बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो बोलते हैं नॉलेज, ये आपको गूगल से और इससे नहीं आ सकते। एक बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि अगर कभी किसी को टंग पे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, तो यू जस्ट गूगल इट कि कॉज ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ऑन टंग। सो गूगल तो कंप्यूटर है, गूगल विल यू गिव यू द फर्स्ट डायग्नोसिस दैट यू आर एचआईवी पॉजिटिव। बाद में जो अपना डेली रूटीन है ना वो बताए। वेयर एज ब्लैक स्पॉट्स ऑन टंग डेली रूटीन के इसमें पेशेंट को, जैसे अगर मान के चलो 5 पेशेंट अगर आ रहे, 10 पेशेंट अगर आ रहे ब्लैक स्पॉट्स के, तो उसमें से 9 पेशेंट को बिकॉज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तो अगर अगर ये गूगल के हिसाब से चलेंगे तो आधी पॉपुलेशन तो टेंशन में आ जाएगी, यार एचआईवी पॉजिटिव हो गया। सो नेवर ट्रस्ट गूगल। आई एम नॉट अगेंस्ट कि गूगल गलत है, टू इंक्रीज योर नॉलेज बेस गूगल इज वेरी गुड, बट देयर हैज टू बी समथिंग की फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आप अपना डायग्नोसिस बनाओ। सो so there are many facts, there are many myths about the joint replacement surgery. We'll just explain about it. So many of time people think that joint replacement surgery is not successful. So पहली myth ये है, so according to the literature, joint replacement surgery is the most commonly done surgery worldwide. Joint replacement surgery is the most successful elective surgery worldwide. दूसरी बात, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद चल नहीं पाऊँ, वेयर एज द मेन एम ऑफ द सर्जरी इज टू मेक पेशेंट पेन फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज सर्जरी. So every patient who undergoes joint replacement surgery, patient is able to walk on very same day or another day, and patient comes back to his normal daily routine within a month. So this is absolutely wrong. Third, कि joint replacement surgery के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मैं जो अभी तक के काम करता था मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी साल चलती नहीं है. सो द थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू डू, प्रायोरिटाइज दैट थिंग्स. जैसे यू आर नॉट डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के नीचे बैठने के लिए, आपका काम नीचे बैठना नहीं, आपका काम चलना है. तो भाई यू आर कमिंग टू डॉक्टर कि आपको तो ये तकलीफ, तो आप तो बैठना तो काफ़ी सालों पहले बंद कर दिए हैं. भाई यू आर कमिंग फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट स्किन, अभी आप नॉर्मल चल भी नहीं पा रहे हो, आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी नींद खुल रही है रात को दर्द की वजह से. तो फर्स्ट सी टू फोकस ऑन दिस फैक्टर की ये केयर हो रही है क्या. तो इमीडिएटली आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट यू बिकम पेन फ्री, यू बिकम इंडिपेंडेंट, यू बिकम टू वॉक नॉर्मली, योर gait बिकम नॉर्मल. एंड यस, विद recent joint advances you can even sit cross-legged sitting and squatting, but we advise patient not to go for squatting and sitting cross-legged because these two activities increases wear and tear and increases load on your stress on your joint. So जो भगवान ने दिया था जॉइंट, जो 100 साल चलना चाहिए था वो तो 60 साल में खराब कर दी. तो जो इंसान ने बनाया उसकी लाइफ जो बोल रहे हैं कि 30 साल है, इफ़ यू यूज इट वेरी वाइजली इट विल वर्क फॉर 30-40 years. बट अगर आप खराब यूज़ करोगे तो उसमें भी वेयर एंड टियर होगा ही होगा. थर्डली जॉइंट रिप्लेसमेंट, सॉरी ये हमने ना अब 4-5 तो आपके मिथ्स क्लियर ही कर दिए. उसके बाद में और मिथ्स देखे गए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ वेरी रिस्की. सो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे एल्डरली रहते हैं 70-80 years, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इवन सेफ इन 80 years old पेशेंट. सो बिफोर deciding that patient should go for joint replacement surgery, we get them basic health checkup done so that we can get to know ki how risky is the joint surgery for that. So even if certain point of time we feel that कि patient elderly है, तो we see to it कि which anesthesia will be best so that patient is safe. तो सारे joint, I mean 90% of joint replacement
सर्जरीज जो रहते हैं those are carried out in spinal anesthesia. Spinal anesthesia means that the only lower half of the body is anesthetized. So this is not at all risky surgery. अर्थराइटिस का आपने इतना कुछ बताया, पर इसके ट्रीटमेंट का अगले 5 से 10 सालों में आपको क्या लगता है, क्या-क्या इनोवेशन हो सकते हैं जिससे इसका ट्रीटमेंट जो रहेगा और काफ़ी आसान हो जाएगा, ताकि डॉक्टर्स को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो? See, future is very big. तो if I can talk about the recent future is जैसे कि अभी काफ़ी एडवांसेस आ गए हैं. So the joint replacement surgery, the method of joint replacement surgery, the implant modules and the protocol, ये सारे कुछ चेंज हो गए. अर्लियर कन्वेंशनल मेथड जो एक एक सिंगल पेशेंट यूज टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10-15 डेज, पेन काफ़ी होता था, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती थी, बहुत बार लेट करते थे बिकॉज देयर वाज नॉट अ प्रॉपर इम्प्लांट, देयर वाज नॉट प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक्स, देयर वाज नॉट फिक्स प्रोटोकॉल्स. सो काफ़ी लूप होल्स थे जो कि ओवर द पीरियड काफ़ी रेक्टिफाई हो गए. नाउ द now we have worked upon so much that implants are now very good. So implants are now very good. It doesn't mean ki there is no role of surgeon in this. Obviously, the surgeon plays a very important role. Implant is just that your durability should be for that many of days. Now, secondly, the surgical techniques, protocols have been modified. Exposures, जो भी we see to it that मिनिमम मसल इंजरी होना चाहिए, मिनिमम बोन लॉस होना चाहिए, मिनिमम मसल का बोन कट्स होना चाहिए, सो दैट द जॉइंट शुड बी एज नॉर्मल, क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल. अगर हम लोग बोन कट ज़्यादा कर देते हैं, नहीं तो मसल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हैं, तो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग. इवन कभी आपने ये नहीं नोटिस किया होगा कि जो अगर कोई इंसान के दोनों नी जॉइंट रिप्लेस हुए तो एक नी ऊपर एक नी नीचे, ऐसा भी नहीं रहता है बिकॉज कैसा है कि इसके एक पर्टिकुलर डायमीटर, पर्टिकुलर कट्स रहता है मिलीमीटर्स के, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स वी गो फॉर द सर्जिकल. सिमिलरली प्रोटोकॉल्स जैसे मैंने आपको बताया थे. सो प्री वर्कआउट हम लोग कर लेते हैं पेशेंट को टू सी टू इट कि विच इज़ द सेफेस्ट एनेस्थीसिया. आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग वी decided how much dose is safe for patient to control the pain and patient should be not in anesthesia. तो जैसे पहले पेशेंट इतना पेन में रहता था दैट he used to cry of pain ऑपरेशन के बाद, एंड देन ही मेक्स हिज माइंड कि मैं तो अभी दूसरा नहीं कराऊंगा. सो ये चीज़ जो लोगों में बैठ गई थी, अभी ये चीज़ भी काफ़ी कम हो गई है. तो पेन प्रोटोकॉल इतना वास्ट है अभी. So patient is absolutely pain free post operatively. मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स को मैं इवनिंग में ऑपरेट करने के बाद इवनिंग में ही चला देता हूँ बिकॉज ऑफ द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ने एक रहता है कि जो जहाँ से हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वहाँ से हम लोग एक ट्यूब रखते हैं पेशेंट के स्पाइन में, जिसमें से मेडिसिन जाते रहती है उनको. नॉट अ बोलस डोज, इट्स अ वेरी मिनिमम डोज. सो इट इज़ ऑन द इन्फ्यूजन पम्प. इट गोज इन अराउंड 4 to 5 ml पर आवर के स्पीड से जाती है, जो 24 आवर्स काम करती है. तो इस दौरान इन 24-48 आवर पेशेंट इज सो कंफर्टेबल, सो पेन फ्री है, तो उसको लगता ही नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ. पेशेंट को दूसरे दिन मैं विदाउट वॉकर चला देता हूँ. थर्ड डे पेशेंट गोज डिस्चार्ज. ही स्टार्ट्स विथ एवरी फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी के वक्त थोड़ा पेन रहता है बिकॉज द वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मसल स्ट्रेंथनिंग. सो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई जिम करता है तो देयर इज अ थिंग नो पेन नो गेन. सो यू हैव टू टॉलरेट द पेन टू स्ट्रेंथन योर मसल्स. तो वो सब करके हम लोग पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करके मेक पेशेंट वॉक completely normal within a month. So in 3 days patient is out of the bed, patient is walking within the home, patient is comfortable, he is having his own independent dinner, he is able to spurt, he can use washrooms. From third fourth day we shift him to the waterproof dressing. Waterproof dressing की वजह से वो नहा सकता है. patient can go out, patient can go out in the park to walk, morning walk कर सकता है, evening walk कर सकता है. Even he can start with the office work if at all he is working in some corporates or clean office, he can start with that work. Labor work और hard working patients को हम लोग avoid करने बोलते हैं because they can eventually infect their lungs. तो
और 15 डे में पेशेंट के पूरे सूचर्स आउट हो जाते हैं। उसके बाद में फिजियोथेरेपी करने से वी इंसिस्ट देम टू बिल्ट अप देयर थाई मसल स्ट्रेंथ बाय डूइंग साइक्लिंग, रेगुलर वॉक, स्टेयर्स क्लाइंबिंग। तो वी हैव इवन सीन दैट विद इन 3 वीक्स पेशेंट इज एबल टू ड्राइव हिज ओन व्हीकल। कार चला सकता है, ऑफिस जा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ सकता है, ये सब पेशेंट कर सकता है। तो मैक्सिमम 1 मंथ इज सफिशिएंट टू गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। और बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, डॉक्टर ने जो बोला वो तब तक ही सुनते हैं जब तक कि उनका यानी जो प्रॉब्लम रहता है क्योर नहीं होता है। एक बार उनका प्रॉब्लम क्योर हो चुका है तो डॉक्टर जो बताते हैं उसके आधी से भी आधी चीज़ें करते नहीं है। बट उस आधी से आधी कम चीज़ें में भी ऐसा कोई मैंडेटरी स्टेप्स है, क्योंकि हमने जैसे भी थ्रू आउट द सेशन आपसे हमने पूरा आर्थराइटिस की इन्फॉर्मेशन दिए है। बट पोस्ट सर्जरी अब पेशेंट को आपने पता है कि यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा तो ही कैन बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। बट स्टिल पेशेंट पूरी चीज़ फॉलो करते नहीं है। तो ऐसे मिनिमम एकदम बेसिक चीज़ें क्या है जो आफ्टर सर्जरी उसे करना चाहिए और कितने टाइम तक करना चाहिए जो मैंडेटरी है, ताकि वो ऐसा नॉर्मल हो जाए कि उसको कभी पता ही ना चले कि मेरी सर्जरी हुई है करके। यस, वेरी राइट। अभी काफ़ी पेशेंट नहीं बोल सकते, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जैसे कुछ चीज़ करने के बाद, जैसे आप कुछ चीज़ करने के बाद वो अगर नॉर्मलाइज हो गई तो भी वो हमारे दिमाग से उतर जाती। तो सेम थिंग हैपेंस विथ एवरीवन कि ऑपरेशन हो गया, अभी तो नॉर्मल हो गया हूँ मैं, चलना फिरना भी शुरू हो गया है, कभी क्या सर के पास जाना, वापस गोलियाँ लिख के दे देंगे, क्यों बुला रहे 2 3 महीने में। सो देयर इज सम in this to call you because many of the times what happens कि जो अगर पे इम्प्लांट को अगर सफ़र हो रहा है, पेशेंट को पता नहीं चलता है और पेशेंट फिर साल भर बाद आता है कि मेरे को दर्द देना शुरू हुआ है। सो वी डोंट वांट दिस कॉम्प्लिकेशंस टू हैपन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स को 3 3 महीने नहीं तो 6 6 महीने में बुलाते हैं। वी दे गिव देम रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी विच हेल्प्स इन टू मेंटेन योर बोन क्वालिटी। अगर बोन क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है तो वो जो पकड़ है इम्प्लांट की वो लूज हो जाएगी एंड इवेंचुअली द इम्प्लांट विल लूज द होल्ड ऑफ द बोन। जैसे आपने इसमें देखा कि इसको हम लोग बोन पे चिपकाते हैं, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि जिससे कि इसको बांध के रखें, नहीं तो फिक्स किए स्क्रू, नहीं तो प्लेट से। दिस इज जस्ट इट इज सिटिंग ऑन द बोन। तो अगर आपकी बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी ये बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दिस विल गेट लूज। इसको हम लोग सीमेंट से फिक्स करते हैं, बट देन ऑल्सो वी हैव टू मेंटेन द बोन क्वालिटी। इसलिए हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि रेगुलर कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी इंटेक, बीएमटी चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर एक्सरेज कराते हैं 6 6 मंथली, सो दैट इफ देयर इज एनी साइन टू बी वरीड अबाउट कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बोन होल्ड कम हो रहा है, यहाँ पे लूजनेस शुरू हो सकती है, सो वी कैन गिव देम द कैल्शियम एवन इंजेक्शन। डेनिसिमाब जो बोन डेंसिटी बढ़ाने में एड करता है, इंजेक्शन टेरिफाई पैराटाइट्स के आते हैं, जिससे कि हम लोग रैपिडली बोन क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट इम्प्लांट डजंट लूज द होल। वैसे ही बुखार वगैरह आ रहा है, अगर कोई साइंस अगर मुझे दिख रही है कि इन्फेक्शन की लग रही है, जॉइंट के स्वेलिंग आ रहा है, थोड़ा रेडनेस है और स्किन और द जॉइंट इज इन्फ्लेम और रेडनेस इज देयर, so in early stage we can take actions and we can prevent joint from getting destroyed। तो इसलिए थोड़ा रेगुलर चेकअप रखना बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफस्टाइल मेंटेन करो, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग तो बोलते हैं काफ़ी लोगों को कि नीचे नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, बट वी हैव सीन पेशेंट्स है, जैसे हम लोग अभी क्लब्स जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो वी हैव सीन द पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, वो सब करते हैं, अरे नहीं हो गया अभी तो 2 3 साल हो गया, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, बट यू डोंट नो द सर्कमस्टांसेस। जैसे कोई चीज़ बता के नहीं आती, फ्रैक्चर होता तो अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है आपके एंड अनफॉर्चुनेटली यू फॉल, or God forbid you fall, the fracture and the treatment for this is very difficult। So we need patient to understand that कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, बट डू इट वाइजली। ऐसा नहीं कि कर सकते हो तो मुझे सब करना है। तो ये थोड़े बहुत जो प्रिकॉशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो मेंटेन करे तो द इम्प्लांट लाइफ इज फेयर इनफ। क्वेश्चन जो मुझे स्टार्टिंग में पूछना था बट मैं अभी पूछ रहा हूँ कि ड्यूरिंग अर्थराइटिस और आफ्टर अर्थराइटिस हमने ये 2 पॉइंट कवर कर लिए,
ये दोनों पॉइंट में जब ड्यूरिंग अर्थराइटिस अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, और पोस्ट सर्जरी जो उसका रिकवरी पीरियड है उसमें भी अगर अल्कोहल और स्मोक कंजम्पशन कर रहा है, तो इसका असर किस तरीके से पड़ता है? अभी अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे तो नहीं है। तो पहली बात, अल्कोहल और स्मोकिंग जॉइंट्स को तो बहुत दूर रखे। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। सो दिस बोथ आर द साइलेंट किलर्स। दे इज अफेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स। उसके बाद में हम लोग बोन तक के पहुँचे, पर जिसको उसकी नहीं पड़ी है तो बोन्स और जॉइंट्स को काफ़ी दूर की हो जाती है। बट तभी भी टू डिस्कस इज कैट स्मोकिंग एंड ये आपका जनरलाइज मसल हेल्थ और बोन हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मसल्स में बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ऑस्टियो डिजनरेशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सिमिलरली जो स्मोकर्स रहते हैं दे कैन एक्सपीरियंस डिजनरेशन और बोन डैमेज इन देयर अर्ली एजेस, 50-55। वी हैव सीन दैट मिलियन समवन को देख लो, वो लगता नहीं है 60-65 के हैं, तो ही इज़ हैविंग वेरी हेल्दी लाइफ, इतना दौड़ते हैं सब कुछ करते हैं, बट हिज ईटिंग हैबिट्स आर वेरी हेल्दी, लाइफस्टाइल इज़ वेरी हेल्दी। सो उसके वजह से मसल्स प्रोटेक्टिव है, बोन्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। वेयर एज इफ यू आर सीइंग समवन हु इज जस्ट पार्टिंग, क्लबिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, so switching to that mass posture only you will get to know यार ये this is not healthy person। तो उसका जो बाहर से दिखता है वही चीज़ अंदर में भी हो रही है 3 गुना ज़्यादा, ये पकड़ के चलो आप। तो these are the contributory factors to destroy yourself। एंड इफ एट ऑल ही इज अंडरगोइंग सर्जरी और उसके बाद भी कर रहा है, तो स्मोकिंग इज द मेन फैक्टर विच विल डिले योर बोन एंड डिले योर बोन। जो पेशेंट स्मोकिंग करता है उसकी जो वुंड है वो जल्दी हील नहीं होती है, सो दिस पेशेंट आर मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शंस। बाद में फ्रैक्चर के पेशेंट को हम लोग यूजुअली वी सजेस्ट दैट कि यू शुड क्विट स्मोकिंग और यू शुड रिफ्रेन स्मोकिंग फॉर एटलीस्ट 3-4 months ताकि मेरा फ्रैक्चर हील हो जाए। बिकॉज इट इज़ डॉक्यूमेंटेड दैट स्मोकिंग decreases the bone formation, it reduces the quality of bone formation cells। तो फ्रैक्चर जो जुड़ना चाहिए, यूनियन जो बोलते हैं फ्रैक्चर यूनियन होता है न, तो पेशेंट लैंड्स अप द नॉन। तो इट्स डेफिनेटली स्मोकिंग एंड अल्कोहल एडवर्सली इफेक्ट्स योर ऑल जनरलाइज्ड हेल्थ। सो जैसे आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात पूछना चाहूँगा, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जो पेशेंट को लगता है अर्थराइटिस है, क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? मतलब पेशेंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी कैसा है कि वी शुड अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। कोई भी जॉइंट पेन होता है, मेनली जॉइंट पेन टू वरी अबाउट इज अपना हिप, नी, एल्बो, शोल्डर, ये 4 मेजर जॉइंट्स दिए हैं जो कि काफ़ी डिमांडिंग जॉइंट्स रहते हैं। अगर इफ़ यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग जॉइंट पेन इन ईदर ऑफ द जॉइंट, तो आई विल एडवाइस कि इसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डोंट अवॉइड इट, कि ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। डोंट स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन ओवर द काउंटर कि इसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ दे दिया तो मैं वो ले रहा हूँ, नहीं तो फार्मेसी में जाके मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। ये बिल्कुल भी गलत है। ये घुटने का दर्द, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी अगर ये परसिस्ट करें 5-7 दिनों के ऊपर, तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना चाहिए। ये मत सोचना कि जॉइंट आप जो सर्जन के पास जाओगे तो ही विल सजेस्ट यू फॉर द सर्जरी फॉर सम ट्रीटमेंट। मैक्सिमम टाइम्स वी ऑल्सो वांट दैट पेशेंट शुड इम्प्रूव विद द मेडिसिन, तो हम लोग उनको मेडिसिन देते हैं जिससे कि उनके जॉइंट्स हेल्दी, नहीं तो जॉइंट पेन कम हो जाए। उसके साथ साथ भी रेकमेंड सम फिजियोथेरेपी, होम फिजियोथेरेपी, जिसको करने से वी हैव सीन दैट काफ़ी सारे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। और अगर आपको जॉइंट अर्थराइटिस भी है तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को जॉइंट रिप्लेसमेंट ही है। तो अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट सही में लगता है तो हम आपको एडवाइस करेंगे, अगर नहीं तो वी डेफिनेटली ट्राई कि आपका बाकी मॉड्यूलिटी ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक होना चाहिए। तो काफ़ी जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बताया वो हम लोग ट्राई करेंगे। नहीं होता है देन वी विल थिंक कि जॉइंट रिप्लेसमेंट लगता है कि नहीं लगता और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड इट्स माय वाइज सजेशन दैट अगर आपको सही में लगता है कि हमारा जॉइंट खराब हो गया है, वी नीड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सो डोंट अवॉइड इट। जैसे काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि यार अभी नहीं, मैं बाद में करा लूँगा। द अर्लियर यू डू द बेस्ट रिजल्ट यू विल गेट। So there is no harm to undergo for the joint replacement surgery, and yes, it's a very successful surgery nowadays. थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए। Thank you, thank you.